नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मुगल एम्पायर की डिस्कशन में हमने एक जनरल क्रोनोलॉजी और उन क्रोनोलॉजी के साथ एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स डाल दिए थे जो कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक एज अ मुगल रूलर्स के साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट और काफ़ी बढ़िया चीज़ एक ये देखी थी हम लोगों ने कि अकबर ने ना जो है वो महाभारत की ट्रांसलेशन करवाई थी पर्शियन के अंदर और उसको बोला जाता है रज़मनामा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि 17वीं सेंचुरी तक हमने आते आते ये देखा था कि मुगल एम्पायर जो है उसकी जो नींव थी, उसकी जो जड़ थी, काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी क्योंकि जो रूलर्स वगैरह थे वो अब इतने ज़्यादा सक्षम, इतने ज़्यादा केपेबल नहीं रह गए थे। तो 17वीं सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी के बाद मुगल एम्पायर की दिशा और दशा किस प्रकार से थी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक हालांकि मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर हम यहाँ से ले लें तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर पता लग जाएगी। इसकी पूरी कहानी मतलब इट इज़ जस्ट अ ट्रेलर, इसकी पूरी पिक्चर हम लोग तमिलनाडु से देखेंगे। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुगल एम्पायर की, ठीक है, वो शुरू शुरू में हम ऐसा कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर में हमें बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है जिसका कोई जवाब ही नहीं था। ऐसा कोई भी एम्पायर मध्यकालीन भारत में, मेडिवल इंडिया के अंदर कोई देखने को ही नहीं मिलता हमें जिसकी इतनी इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी हो। इंटरनेशनल जो ट्रैवलर थे जब वो आते थे हिंदुस्तान, जब मुगल एम्पायर का रूल जब चल रहा था, तो वो इसको ऐसे बताते थे कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर वेल्थ है कि इसकी प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए लगता है जैसे हम कोई सपनों की दुनिया में आ गए हों। ठीक है, लेकिन इन ट्रैवलर्स को एक बात और दिखती थी जब ये पूरा भारत इधर से उधर ट्रैवल करते थे कि जो गरीबी थी ना, गरीबी ऐसा नहीं थी कि मुगल एम्पायर में बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, साइड बाय साइड जितना ये एम्पायर पॉपुलर था, जितनी इसकी ग्रेटनेस थी, जितने सोने चांदी की बरसात होती थी, इसके साथ साथ गरीब जनता और गरीबी भी साइमल्टेनियसली हमें देखने को मिलती थी, जो कि इतने प्यारे और इतने प्रॉस्परस एम्पायर पर, जो कि चांद की तरह था, इस चांद में दाग की तरह दिखती थी इन ट्रैवलर्स को। क्योंकि ट्रैवलर्स आपको पता होगा अर्शप्रीत और आशिमा, जब हमने ट्वेल्थ में करा था इसको, जब आप ट्वेल्थ क्लास में थे, जब मैंने करवाया था, तो हम बोलते थे ना ट्रैवलर्स जो है वो बारीक नज़रों से छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम नॉर्मली रेगुलर लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एस्पेक्ट उसका प्रेजेंट करते थे, है ना। तो इनको ये चीज़ मतलब दिखी, जो इनक्वालिटीज़ थी ना, वो मतलब ऐसे नहीं थी कि वो छुप सकती थी भारत के अंदर। डॉक्यूमेंट जो हमें 20वीं शताब्दी से देखने को मिलते हैं, स्पेशली शाहजहाँ के टाइम के पीरियड के, वो हमें एक चीज़ इन्फॉर्म करते हैं। क्या? वो हमें ये बताते हैं जिन मनसबदारों की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी शाहजहाँ के टाइम पर, ठीक है, तो टोटल ऐसे 8,000 मनसबदारों में से सिर्फ 445 ही मनसबदार ऐसे केपेबल थे जिनकी जो हाई रैंकिंग मनसबदार थे। ये जो स्मॉल नंबर है, ये टोटल नंबर ऑफ मनसबदारों का सिर्फ लगभग 5.6% है। लेकिन अब ये वाली बात से क्या हो जाएगा हमें कि कितने मनसबदार हैं, क्या नहीं है, भाई वो तो शाहजहाँ की मर्जी। लेकिन हमें यहाँ पर इनइक्वालिटी को अगर देखना है तो आप ये चीज़ कोट कर सकते हो अपने मेंस के आंसर के अंदर कि सिर्फ 5.66% ऑफ मनसबदारों को टोटल जो रेवेन्यू था एम्पायर का, जो कि सैलरी की फॉर्म में जो बांटा जाता था, मान लो अगर 100% सैलरी अगर बांटनी है, मतलब जो भी रेवेन्यू आया, इतना मुगल एम्पायर के पास रेवेन्यू आया, इतना शेयर सैलरी का बांटना है अगर, तो ये इस शेयर को मान लो 100% ये शेयर, इस 100% शेयर में से लगभग 61.5% जो शेयर था सैलरी की फॉर्म में, ये सिर्फ 445, 8,000 में से जो 445 जो मनसबदार थे, जो कि सिर्फ टोटल मनसबदार के 5.6% नंबर हुए, ये इनको मिल जाता था सैलरी की फॉर्म में, ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें और अपने जो भी ट्रूपर्स हैं, जैसा कि हमने देखा था सवार मेंटेन करते थे ये कैवलरी फोर्सेस, ठीक है, उनके लिए वो कर सके। यानी कि डिवीजन जो थी सैलरी की टर्म्स में और जो भी इसकी वजह से जो इनकम वगैरह थी, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। जो मुगल एम्परर्स और जो उनके मनसबदार थे, ये काफ़ी ज़्यादा पार्ट ऑफ इनकम सैलरी पर और गुड्स वगैरह को खरीदने पर स्पेंड करते थे। ठीक है, इनका जो एक्सपेंडिचर था, हालांकि वो राहत देता था कि जो कारीगर हैं वो जो सामान बनाते थे उनको अच्छा पैसा मिल जाता था इससे। ठीक है, जो पीजेंट्री थी जो कि उनको गुड सप्लाई करते थे, किसान वगैरह जो भी क्रॉप्स वगैरह, तो उनको फ़ायदा मिल जाता था।
वो और मोटिवेटेड होते थे आर्टिजन्स के, वो और गुड प्रोड्यूस करें, और किसान और मोटिवेटेड होते थे कि वो और प्रोडक्शन करें। बट जो स्केल था रेवेन्यू कलेक्शन का, इसने गरीब किसान और गरीब कारीगरों के हाथ में ऐसा कुछ भी अमाउंट नहीं छोड़ा कि वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि ये तो सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे। जितना ये जो खरीदने पर इनसे लिया, मतलब जो जितनी भी खरीदारी ये लोग करते थे मुगल एम्परर्स और इनके जो ऑफिसर्स थे, और जितना ये गरीब जो पीजेंट्स थे, जो गरीब कारीगर थे, जितना ये गुड्स और प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो बना बनाकर जो अपने मटेरियल्स जो बेचा करते थे, ये सब कुछ बराबर हो जाता था, क्योंकि टैक्सेशन पावर जो थी मुगल एम्परर्स के टर्म्स में, ये टैक्सेशन पे करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई था। जो इनमें से भी हद से ज़्यादा जो गरीब थे, ठीक है, दे लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, यानी कि वो टूल्स, सप्लाईज या अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने इसी ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होनी है, कुछ कुछ नई नई चीज़ें हम क्या क्या बना बनाकर बेच सकते हैं, इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये जो फ्रेज है ना, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब ये होता है दो वक्त की रोटी का गुजारा भी काफ़ी मुश्किल से होता था। जो अमीर पेजेंट्री थी और जो कारीगरों का जो ग्रुप था, जो मर्चेंट थे, जो बैंकर्स थे, वो इस टाइम के मुगल एम्पायर में जो भी ज़माना चल रहा था, सिर्फ इन्हीं लोगों ने प्रॉफिट कमाया, बाकी सबकी तो हवा टाइट हो गई थी। जो बहुत ज़्यादा वेल्थ और जो रिसोर्सेज जो थे मुगल एम्पायर में, जो हाई कमांडिंग जो ऑफिसर्स थे, जो मुगल एलिट्स जो थे, जो नोबल्स थे, जो कोटियर्स थे, इनके हाथ में पावर रहने लगी। अब ये वाली बात ना जनरली दोस्तों अकबर के टाइम पर आप ना सोचें, लेकिन उसके एरा के बाद ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिलने लगी कि ये शराब शवाब अय्याशियों में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे, ठीक है। और यही एक एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप बनकर आते हैं लेट 17वीं सेंचुरी में, लेकिन अपनी पावर को एंजॉय करते करते, अपनी शानो शौकत को एंजॉय करते करते, ये भूल गए कि मुगल एम्परर और पूरे मुगल एम्पायर की, मुगल एम्परर के साथ एसोसिएटेड जो अथॉरिटी थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, ठीक है। अब जो भी रियासतें मुगल एम्पायर के अंतर्गत मुगल एम्पायर के नाम पर उसकी छत्र छाया में जो काम करते थे, अब उन्होंने रेबेलियन करना स्टार्ट करा, और वो एक इंडिपेंडेंट पावरफुल सेंटर्स के रूप में उन्होंने सोचा कि हम मुगल एम्पायर से अलग होकर अपनी खुद की डायनेस्टीज जो है वो बनाते हैं। मुगल एम्पायर उस टाइम में बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और प्रोविंसेस से मिलकर बना था, लाइक हैदराबाद एंड अवध, ठीक है। हालांकि बगावत करने से पहले कुछ टाइम तक जो यहाँ पर जो हैदराबाद और अवध के अंदर जो भी नवाब्स हुआ करते थे, उन्होंने मुगल एम्परर की अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज तो नहीं करा। उन्होंने ये काफ़ी साल तक कंटिन्यू रखा कि वो मुगल एम्परर को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ मास्टर, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते ये जो प्रोविंसेस थी मुगल एम्पायर में, इन्होंने अपनी पावर को इस प्रकार से कंसोलिडेट करना स्टार्ट करा, जब इनको ये दिखने लगा कि मुगल एम्परर्स जो हैं वो, उनकी प्रॉस्पेरिटी और उनकी पावर अब उतनी नहीं रह गई है। और 18वीं शताब्दी तक आते आते हमें किसका बोलबाला यहाँ पर देखने को मिलता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वाली कहानी तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, हैदराबाद और अवध वाली, याद है? शाइनी हमने कवर करा था इसको मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर, है ना? तो ये लोग इंडिपेंडेंट बनकर अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो भी ग्रांट और जो भी पावर मुगल एम्परर्स ऐसी मुंह उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे, उसका मतलब ये था कि नवाब्स एक तो जो नाराज होते थे वो इस बात से होते थे कि उनकी जो रेवेन्यू, जो उनके रीजन से वो लोग निकाल सकते हैं, उनकी रेवेन्यू गेन करने की जो पावर थी, मुगल एम्परर्स के बेवकूफ़ी की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे फरमान देने की वजह से, और बाद में देखते देखते जब बैटल ऑफ बक्सर में ये देखने को मिलता है बड़ी सारी रियासतों को कि मुगल एम्परर ही हार गया, जबकि उसने कोलिजन के साथ बैटल ऑफ बक्सर लड़ा था, शाह आलम टू जब हारी गया, तो बाकी सबके हौसले बुलंद हो गए कि हमें मुगल एम्पायर के साथ उसकी छत्र छाया में इसका टाइटल लेकर, और मुगल एम्परर को हम रिकॉग्नाइज करें कि हम इसके नाम के अंतर्गत, इसकी अथॉरिटी के अंतर्गत रूल कर रहे हैं। इन्होंने ये चीज़ बंद कर दी और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जिसके बारे में हम सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। कौन कौन सी वो रियासतें थी, कौन कौन से वो नवाब थे, कौन कौन सी वो प्रोविंसेस थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अर्लियर दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द लार्जर टर्म नोन एज मुगल एम्पायर। चैप्टर हमारा वैसे तो ओवर हुआ। यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज़ देखने को मिलती है किंग्स एंड क्वींस के बारे में। वर्ल्ड में जिस टाइम पर मुगल एम्पायर का हिंदुस्तान में रूल चल रहा था, उस टाइम पर वर्ल्ड में और भी ग्रेट मोनार्क्स का नाम हाईलाइट होता था, जो कि
मुगल एम्पायर और उसके एम्परर्स के जो कंटेम्प्रेरीज थे, ये हमें देखने को मिलती है प्रक्रिया दुनिया में 16वीं शताब्दी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर। यहाँ पर हमें ऑटोमन टर्की के रूलर सुल्तान सुलेमान का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस होता हुआ दिखता है, जिनका रूल 1520 से लेकर 1566 तक था। इनके रूल के टाइम पर जो ऑटोमन टर्की स्टेट जो था वो यूरोप तक उसने अपनी सीमाएं फैलाई, हंगरी को कैप्चर करा, ऑस्ट्रिया के भी कुछ पार्ट्स को कैप्चर करा। जो सुल्तान सुलेमान की जो आर्मी थी उन्होंने बगदाद और इराक को भी कैप्चर करा। काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट इस ऑटोमन टर्किश अंपायर के अंतर्गत आ गया था, जो कि फैला हुआ था मोरक्को तक, और वो ऑटोमन अथॉरिटी को मानते भी थे। सुलेमान ने काफ़ी ज़्यादा नेवी की रिकंस्ट्रक्शन पर काम करवाया। सुल्तान सुलेमान की जो डोमिनेंस थी और इनके ऑटोमन टर्किश एम्पायर की जो डोमिनेंस थी वो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी तक फैली हुई थी, ठीक है। और नेवी जो थी उसका एक अहम योगदान था कि स्पेन ने जब बगावत करने की कोशिश करी कि हम उनके रूल को नहीं मानेंगे, तो उसकी फोर्सेस को हराना। अरेबियन सी के अंदर इन्होंने पोर्चुगीज को भी चैलेंज करा था। मोनार्क को एक टाइटल दिया जाता था अल कानूनी, द लॉ गिवर, ठीक है। बड़े सारे जो रेगुलेशन से जो कानून थे इस टाइम पर पास करे जाते थे सुल्तान सुलेमान के द्वारा, ठीक है। तो ये जो अल कानूनी जो है, ठीक है, अल कानूनी, इसको प्रोनाउंसिएशन वैसे कहीं ना थोड़ा बहुत लोग पर्शियन मान लेते तो कानूनी करके बोलते हैं, लेकिन अल कानूनी बोल लो, कानून बोल लो, आपकी मर्जी, ठीक है। हमारी कंट्री का नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी पे दे रखा तो हमें नहीं पता, स्टेट पीएससी में क्वेश्चन बनने को बन सकता है, ठीक है। तो these were aimed to standardize एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से अपने एम्पायर को एक्सपेंड करता हुआ चला गया सुल्तान सुलेमान। और ऑटोमन टर्किश जो एम्पायर था, आने वाली जो इसकी जनरेशन जो रही, उन्होंने भी एक्सपेंड करने का सोचा। इतनी सारी टेरिटरी जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूरोप में हंगरी, ऑस्ट्रिया, बगदाद, इराक, मोरक्को, इंडिया में अरेबियन सी तक आते आते इन्होंने पोर्चुगीज को भी चैलेंज करा। इनकी एक स्पेशल बात ये थी कि दे यूज टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्री फ्रॉम फोर्स लेबर एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी टैक्सेस, ये इन पे कभी भी नहीं लगाते थे। तो अगर आपको कहीं पर भी ये लिखना हो ना कि मुगल एम्पायर के टाइम पर जब इतनी ज़्यादा जाति चल रही थी किसान वर्गों के साथ, तो आप ये लिख सकते हो कि सुल्तान सुलेमान ऑटोमन टर्की के अंदर किसान वर्गों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता था कि उनसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवानी है, जो भी वो प्रोड्यूस करे उसका फेयर शेयर ऑफ अमाउंट उनको मिलना चाहिए, और टैक्सेस ऐसे ना हो कि उनके पास प्रॉफिट कुछ बच ही ना पाए। कहने को वो किसानी कर रहे हैं और किसानी ही करते चले गए। बाद में 17वीं सेंचुरी के अंदर जब पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन हो गया ऑटोमन डोमेन्स के अंदर, यानी कि जब जनता थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन पे उतर आई और इनके द्वारा जो बनाए हुए कानून थे जनता ने बगावत वगैरह करी, तो जो एरा था सुलेमान कानूनी का, इसको जैसा कि नाम से बोला जाता है सुल्तान सुलेमान बोलो या सुलेमान कानूनी, ठीक है, इसको ऐसा बोला जाता है कि इनका टाइम का जो पीरियड था इट इज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस। जैसे आप सबको पता होगा अब इसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एक उसकी काफ़ी तारीफ होती है उसकी मार्केट पॉलिसी। उसने 10 से 20 साल तक 2 रुपए पर जित्तल, है ना, अनाज का दाम रखा हुआ था, परमानेंट प्राइसेस, है ना। तो ये चीज़ है। अकबर के कुछ दूसरे कंटेम्प्रेरी की अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन आपको स्टेट पीएससी में देखने को मिल सकता है। 90% से ज़्यादा चांसेस हैं इसके अलग अलग स्टेट पीएससी में पूछने के। आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक, तमिलनाडु, पूनम दलाल दहिया, कहीं पर भी एक जगह पर ये सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन थे? रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ वन अकबर की कंटेम्प्रेरी थी। सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट। सफाविद रूलर जो ईरान का, कौन था इसका नाम? वैसे तो बहुत सारे रहे हैं सफाविद रूलर ईरान के, हमने चैप्टर में देखा था, लेकिन शाह अब्बास ये इसका कंटेम्प्रेरी। एंड मोर कॉन्ट्रोवर्शियल रशियन रूलर जार इवान फोर वेसलविच, ठीक है, जार इवान फोर वेसलविच, जिसको इवान द टेरिबल भी बोला जाता था, ठीक है। 1530 से 1584 तक जिसका रूल था, ये भी अकबर का कंटेम्प्रेरी था, बहुत क्रूएल था। आशमा, आपको एक चीज याद है इसके बारे में, याद आया जार इवान फोर वेसलविच के बारे में? ये अपने बाप को इसने मार दिया था और डेड बॉडी के बगल में बैठकर ये हंस रहा था और गाना गा रहा था। याद आया? कुछ साल पहले हमने करा था जब इसको कवर। देखो मैं दिखाता हूँ, जार इवान फोर वेसलविच, इसकी एक फ़ोटो देखना, बाप को मारकर, जैसे कोई पागल नहीं होता जैसे हंसता है, जैसे खुद ने मार दिया और फिर उनसे पूछ रहा है तुम कहाँ चले गए पिताजी मुझे छोड़कर, ऐसी बातें। ये रहा
बैठकर गम मना रहा है अपने पिताजी को मारकर, एक उनकी छाती पे बाइबल रख दी और खुद बाइबल पढ़ के वो बैठा हुआ है। ये प्रॉपर तरीके से बाल वाल डाई वाई कर कर जवान बनाकर उनको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए बैठा हुआ रात भर शोक मनाता रहता, याद है? आज मैं रो रहा था रात भर बैठ के, ये देखो कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। अपनों को मारने के बाद ऐसे ही करता था ये, कि कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो मेरे बेटे। सुगंधा ऐसी लाइफ बिताओ नहीं, इस रोड से उठाकर मार के मतलब अपने बेटों का घर वालों का कत्ल कर डाला और बैठ के मतलब शोक मनाता था, ये क्या हो गया, किसने मार दिया तुम्हें? आशिमा, इसको कहते हैं मेंटोस लाइफ। हाँ, इसको इसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, हाँ ठीक है, जैसे हमारी आशिमा को है, शाइनी को भी है। ये दोनों बच्चे सप्लाई करती हैं वाटर पे। ठीक है, तो ये हमारा मुगल एम्पायर टोटल तरीके से दोस्तों खत्म हुआ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।